टेस्ट सीरीज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बात करने वाले हैं हम टेस्ट 1 के पार्ट 2 की, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का टेस्ट था। ठीक है, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है आपके पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा और इस फंक्शन में क्या बोला गया कि आप सेट ऑफ उन पॉइंट्स का फाइंड करिए जिन पर अपना फंक्शन जो दे रखा वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब अगर आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ऑब्जर्व करते हो तो जब x इज नॉट इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन दो फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर साइन 1 अपॉन x माइनस 1, और f2 दे रखा है हमारे पास कितना, माइनस मॉड x। ठीक है, दो फंक्शन का सम f1 और f2 का। अब एक चीज देखना जरा, जब भी हमारे पास पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी या नॉट कंटिन्यूटी पूछता तो हमको फंक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको नेचर को। ठीक है, उसके जो ओरिजिनल फंक्शन है उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है और यहाँ पे x sin x की फॉर्म का फंक्शन है। ठीक है, तो क्योंकि इनकी जो डोमेन है वो पूरा आ रहा है, अनकाउंटेबल नंबर है ऑफ पॉइंट्स है जिन पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी रहती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपके पास f और g दो फंक्शन है, ठीक है, such that f is differentiable at x equal to a and g is not differentiable at x equal to a, यानी कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है, तब हम कहेंगे कि f plus g is not differentiable at that point, और वो पॉइंट क्या, x equal to a। अब इन दोनों फंक्शन में सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को ऑब्जर्व करो जरा, ये है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अगर आप मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं और उसके अंदर मॉड के अंदर अगर लीनियर फंक्शन हुआ तो वो अपने हर एक रूट पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसका कारण होता कि मॉडुलस फंक्शन जो है अपनी रूट पर मतलब जिस पर ग्राफ एक्स एक्सिस पे होता, यानी कि आपके पास y इक्वल टू 0 हो जाता, तो ये हो जाता आपके पास मॉड x का रूट क्या है इसका 0, x इक्वल टू 0। क्योंकि इस पॉइंट पर जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल हमेशा नहीं आएगा, उसका कारण है एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो जाती है। तो एट x इक्वल टू 0 पर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो आ गया। अब मुझे x इक्वल टू 0 पर ही इस फंक्शन को भी ऑब्जर्व करना जो f1 है। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल आ गया तो आपको एक नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट मिल गया, क्योंकि दोनों का सम फिर क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखना, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखेंगे आप, x माइनस 1 का पावर m साइन 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह हम क्या जनरलाइज कर देते हैं इसको a, जब x इज नॉट इक्वल टू a, और जब x इक्वल टू a होगा तो ये 0 अगर है। तो ये जो फंक्शन होता है ना, फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन 1, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, और फॉर ऑल m इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 पर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक है, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन होगा ना, इसको सिर्फ a पर चेक करिए, बाकी हर एक रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल होता। ठीक है, कोई भी रियल नंबर उठाइए आप a के अलावा, उन सब पर ये डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि फॉर ऑल m f इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस a के अलावा ये हर एक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होता। हमको सिर्फ a पर ही चेक करना होता, वो भी इसकी पावर से पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पुराने फंक्शन, अपने फंक्शन पे आऊं तो मेरे पास किस पर चेक करवा रहा अभी, 0 पर, और 0 की तो इसका यहाँ पे 0 है नहीं, तो 0 पर ऑटोमेटिकली चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यानी कि f1 इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब देखो, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, सम क्या निकल के आएगा, आपका फंक्शन f ऑफ x इस समय ये वाला, और ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो मैं इन जनरल कह सकता हूं कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। पहली चीज तो निकल के आ गई। ठीक है,
अब दूसरा देखना जरा, जीरो के अलावा किस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं हम? जो मॉडुलस फंक्शन होता ये रूट के अलावा हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता, और जो साइन फंक्शन इस फॉर्म में हो, एक्स साइन फंक्शन 1/x की फॉर्म में हो, वो जिस पॉइंट पर आपका वो भी जीरो देता होगा उस पॉइंट पर भी चेक करना उसकी डिफरेंशियबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे अब सिर्फ 1 पर चेक करना है, ठीक है। तो जब हम इसको 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन से मैं क्या कह सकता हूं, x टेंड्स टू 1, ठीक है। f ऑफ x माइनस f ऑफ a 1 है और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई ना तब हम कहेंगे कि ये 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो रखिए फंक्शन को, लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन कितना मेरे पास x माइनस 1 का स्क्वायर साइन 1/x माइनस 1 माइनस 1 पर मॉड x का क्या बिहेव होगा लेफ्ट और राइट में। अगर आप मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं तो जीरो के नेबरहुड में जो है ये नेगेटिव वैल्यूज देता है, ये वाली नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये, और ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो के लेफ्ट और राइट में तो आपको माइनस एक्स और एक्स लेना होता, लेकिन जब आप 1 के नेबरहुड में बात करते हैं इसकी, तो 1 के नेबरहुड में पूरा का पूरा पॉजिटिव ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड एक्स को हम यहाँ पे एक्स यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में अपना क्या हो जाएगा, अच्छा ये फंक्शन हो गया पूरा माइनस एफ ऑफ ए कितना -1, ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, x माइनस ए कितना अपना 1, ये हो जाएगा। अब इसको देखना जरा, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, इसके पास भी x माइनस 1 है, और ये भी देखिए माइनस एक्स है, माइनस माइनस का +1। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 का स्क्वायर साइन 1/x माइनस 1 माइनस, यहां से इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा x माइनस 1, और इसको x माइनस 1 अलग अलग कर दीजिए दोनों के डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए x टेंड्स टू 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बचा x माइनस 1, अगर मैं इसको लिखूं लिमिट x माइनस 1 साइन 1/x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाई डिवाइड में कुछ भी नहीं रहा, अब वैल्यू रख देनी है आपने 1 पर, क्या हो जाएगा x टेंड्स टू 1 पर अपने पास ये क्या बन जाएगा, x टेंड्स टू 1 पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इनटू ऑक्सीलेट, जो साइन इन्फिनिटी होता है ना वो ऑक्सीलेट करता बिटवीन -1 to 1 जब उसके पास ये होता, ठीक है, -1 to 1। अब देखना -1 और 1 के बीच क्या होता है, सिर्फ रियल नंबर, इसीलिए 0 मल्टीप्लाई करके उसको 0 कर देगा, -1 0 -1 इक्वल टू -1, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो 1 पर ये डिफरेंशिएबल आ गया। इसका मतलब है हमको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी मिली जो कि 0 है। अब नेक्स्ट देखिए जरा, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और ये ब्रेक कर रखा x इक्वल टू 2 पर फंक्शन को, और बोला गया कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है हर एक x के लिए। तो यहाँ पे क्या फाइंड करवा रहा, फंक्शनल वैल्यू, यानी कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करवा रहा। अब देखना, जब हमारा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस दे रखा यानी कि पूरे r पर, तो आपको उसकी कंटिन्यूटी तो मिल रखी है लेकिन फंक्शनल वैल्यू चाह रहा, तो उसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को किस पर लगाइए, जिस पर वो ब्रेक करके दे रखा है एक पॉइंट, ठीक है। तो जब मेरे को कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे 2 है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, f2, ठीक है, और f2 क्या दे रखा है k। अब जब लिमिटिंग वैल्यू लगाओगे आप यहाँ पे देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2, अपने पास फंक्शन क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब भी फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होता है ना, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर है, तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज को डायरेक्ट रखिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ 2 की, तो ये एक्स क्यूब कितना हो जाता है अपने पास, यानी कि 2 क्यूब 8 प्लस 4 माइनस 32 हो जाएगा, और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 0। न्यूमरेटर को सम करिए, 12 32
32 0/0 फॉर्म। जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है तब हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल लॉ को। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में करिए, तो डिफरेंशिएशन में करिए एल हॉस्पिटल से 3x² हो जाएगा। अगर आप देखो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन तो ये बनता है n x टू द पावर n-1। क्लियर है? तो यहाँ पे 3x² प्लस 2x माइनस 16 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 ये हो जाएगा। फिर जब वैल्यू रखोगे आप तो ये बनेगा आपके पास 4 2 रखोगे ना 4 इंटू 3 कितना बन जाएगा 12 प्लस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 0 0/0 फिर और मिल गया। फिर अगेन एल हॉस्पिटल लगाइए। जब आप दोबारा से इस पे एल हॉस्पिटल को अप्लाई करोगे तो क्या मिलता है वो चेक करिए। यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करिए तो ये बन जाएगा 6x और ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट का 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा x का 1 हो जाएगा बाहर से मल्टीप्लाई 2 करेगा और कांस्टेंट का 0 ये बन जाएगा। लिमिट रखिए क्या आता 14/2 ये बन जाएगा 7 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका +7 और +7 का फर्स्ट ऑप्शन में -7 को पॉजिटिव कर दीजिए ये आपका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे ये क्या दे रखा इफ f of 9 is 9 और फर्स्ट डेरिवेटिव एट 9 is 4 देन द लिमिट इसकी फाइंड करिए। आपको एक फंक्शन दे रखा जो 9 पर वैल्यू कितनी देता 4 देता और उसका डेरिवेटिव 9 पर वैल्यू 9 देता और उसका डेरिवेटिव 9 पर 4 देता, यानी कि सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो अपना फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर 9 पर और लिमिटिंग वैल्यू पे 9 पर ही निकलवा रहा। तो जब आप इस पे 9 डायरेक्ट रख दो क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्ट रख दो तो कितना मिल जाता है √f9 -3 डिवाइडेड बाय √9 -3। अब देखो f9 की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 3 - 3 और 9 का स्क्वायर रूट इज 3 - 3 इज 0 तो 0/0 फॉर्म मिल गई। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल उसने खुद दे रखा उस पॉइंट पर। तो एल हॉस्पिटल में क्या न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कहां पे होगा न्यूमरेटर में। तो f ऑफ x की पावर कितनी है अभी यहाँ पे अगर आपके पास ये है ना तो इसका मतलब है x की पावर 1/2 सेम फंक्शन में भी तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता तो ये कितना हो जाएगा 1/2 - 1 फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता ये हो जाएगा मल्टीपल में उसके बाद कांस्टेंट का 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में भी फिर सेम कहानी पहले पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा अपने पास जो उसका x है ठीक है पहले इसको कर दीजिए ये हो जाएगा फिर x का कितना होगा 1 और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। अब वैल्यू रखिए 1/2 f9 बन जाएगा और इसकी पावर कितनी है 1/2 -1 1/2 -1 कितनी हो जाएगी -1/2 और f-9 ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 9 टू द पावर -1/2 ये हो जाएगा। अब देखो f9 की वैल्यू कितनी है 9 है तो f9 की जगह आप क्या यूज करोगे 9 तो इसकी पावर माइनस है इसकी पावर भी माइनस में 1/2 है कैंसिल हो जाएंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा f-9 कितना 4 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है मेरे पास द फंक्शन f of x is equal to this ग्रेटेस्ट इंटीजर x cos 2x - 1/2 पाई यानी कि ये जो फंक्शन आप देख पा रहे हैं ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर x और f2 कितना दे रखा अपने पास cos 2x - 1/पाई। अब ये बोल रहा कि आप फाइंड करिए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने पॉइंट पर ये फंक्शन जो है जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। नॉट डिफरेंशिएबिलिटी में भी मैंने चेक बताया कि आपको जब नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पूछे हैं तो आपको फंक्शन के नेचर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा रैंडम आप सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है। अब देखो जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करता हूं तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होता फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर्स सारे के सारे इंटीजर्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता
इसका ग्राफ इस तरीके से ब्रेक होता। तो सबसे पहले मैं यहां से कह सकता हूं कि नॉट कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, डिसकंटिन्यूअस होता है इन पॉइंट्स पर। अब जब फंक्शन कॉस की बात करते हैं आप, कॉस फंक्शन यानी कि कॉस एक्स, इसका जब ग्राफ देखते हैं आप तो क्या होता है इस तरीके से, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता और एवरीवेयर कंटिन्यूअस ऑब्वियसली होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पर कंटिन्यूअस होता और इसके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने, इनफिनाइटली मेनी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है। इंटीजर्स के अलावा ये भी डिफरेंशिएबल होता, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता, बस इंटीजर्स पर नहीं होता। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन f1 और f2, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके बारे में आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मे और मे नॉट भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो जब मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा ना यहाँ पे, तो सिर्फ इंटीजर्स पे चेक करूंगा। तो मैं कहूंगा कि लेट x इक्वल टू n मेरा एक इंटीजर है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब है लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर x cos 2x minus 1 upon 2 पाई, ये हो जाएगा अपने पास। इसकी वैल्यू कितनी होगी f ऑफ n के, f ऑफ n कितना हो जाएगा, यानी कि n रख दीजिए आप फंक्शन में, n जब रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n cos 2n minus 1 upon 2 पाई। अब ये देखो यार, ये क्या है, cos के अंदर के एंगल की जगह पर क्या है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर ये वैल्यू 0 देता, यानी कि आपको जो लिमिटिंग वैल्यू है ये भी 0 चाहिए। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालते हुए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता वो किसी भी पॉइंट के लेफ्ट पर कुछ और बिहेव देता। जैसे 1 के लेफ्ट में ये वैल्यू कितनी दे रहा, 0, और राइट में कितनी वैल्यू दे रहा, अपने पास 1। तो जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हुए हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखना a क्या है अपने पास, a है अपने पास n, ठीक है। h एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती, बहुत छोटी सी। तो रखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर a n माइनस h cos 2n माइनस h माइनस 1 अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा अपने पास। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑब्जर्व करो जरा n माइनस h पे, यहां पर देखना जब ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली क्या होता, जो भी x की वैल्यू है उसके नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान के चलो 2.3 था, तो इसके नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, और इससे बड़ा इंटीजर कौन होगा 3। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि 2.3 पर ये वैल्यू देने वाला अपना फंक्शन 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 3 माइनस एच था, ये जो 2.3 है ना इसको मैं 3 माइनस एच लिख सकता हूं, बिल्कुल। कैसे, जब मैं h की वैल्यू कितनी रखूंगा 0.7, तब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2.7, और इसी की वैल्यू 2 आई। क्लियर है। तो ये n माइनस एच है, दिस इज नथिंग बट n माइनस एच, और वैल्यू कितनी आ रही, इस n से एक कम आ रही है डायरेक्ट। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर n माइनस एच हो, जहां पे n इंटीजर है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, n माइनस एच की वैल्यू जो आएगी वो आएगी n माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ पे h रख दीजिए 0 में, बेसिकली h की वैल्यू 0 रख दीजिए फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास cos h 0 हो जाएगा 2n माइनस 1 बाई 2 पाई। तो ये भी क्या हो गया, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो गया, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई इसकी 0, और फंक्शनल वैल्यू कितनी आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालोगे तो उसमें क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता f ऑफ a प्लस h करते हैं, a कितना n प्लस h cos 2n प्लस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखो n प्लस h स्मॉलेस्ट वैल्यू n इंटीजर है, तो ये इस तरीके से 2.3 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको। बेसिकली इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 2 प्लस 0.3,
और इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 2, यानी कि n ही आ रही, तो उस समय इसकी वैल्यू आएगी n ही, n। और h की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 2n - 1/2 पाई, वही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देन दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू आपके पास उन सारे पॉइंट्स पर जिन पर आपके प्रोडक्ट का एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, सेम आई। इसका मतलब है भले एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट आया डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का, वो ओवरऑल कंटिन्यूअस आया। देन आप कहेंगे कि यहां पर आपको कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं मिली जिस पर अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, यानी कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, तो नो सच एक्स एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम्स। ये रीमान इंटीग्रेशन का, ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। रीमान इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेशन एज अ लिमिट्स ऑफ सम्स होता, उसकी फॉर्म होती लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन n इक्वल टू 1 टू अपने पास n, ठीक है, f ऑफ r/n ऐसा होता। अब जब हम वहां पे देखते थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल आता, ये इक्वल आता a से लेकर b f ऑफ x dx, इस इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन के। रीमान इंटीग्रेशन जो होता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए ही होता, ठीक है। बेसिकली रीमान इंटीग्रेशन बताता कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखना है आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे जो किसकी जगह क्या रखा, जो r/n है ना, उसकी जगह रिप्लेस करते हैं हम इसमें x को रिप्लेस करते हैं, और जो ये 1/n है इसकी जगह रिप्लेस करते हैं हम dx को, ठीक है। और जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन n इक्वल टू 1 टू n है, उसकी जगह रिप्लेस करते हैं हम लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अब जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है वो क्या होती है, यहाँ पे जो a होगी ना वो होगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे अल्फा रख दूं, इसकी जगह में अल्फा रख दूं और इसकी जगह में क्या रख दूं, यहाँ पे बीटा रख दूं, बीटा, ठीक है, या n ही रहने दूं, जो भी है इसको n ही रहने दें। तो ये जो लोअर लिमिट होगी ना ये होगी, आपने पहले इसको लिखना, इसके डिवाइड में n को लिखना, n से डिवाइड कर देना और लिमिट लगा देनी। ये एक रियल नंबर है, बेसिकली ये n नेचुरल नंबर होता तो वो रियल नंबर भी है, तो n तो या तो 1 2 3 कहीं से भी स्टार्ट हो सकता हो, एक दो टर्म छोड़ भी सकता, या 1 से भी। तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 0। तो लोअर लिमिट कितनी आ गई यहाँ, 0। अपर लिमिट निकालने के लिए आपने क्या करना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अच्छा यहाँ पे आप बीटा n रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा n को डिवाइड करना n से, n कैंसिल होगा तो आपका आंसर बीटा आएगा। तो लिमिट फ्रॉम a टू बीटा f ऑफ x dx, फिर आपको इसको सॉल्व कर देना। अब जो मेरा क्वेश्चन है उसको देखिए जरा, क्वेश्चन में क्या दे रखा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r/n बनाना होता हमने, यहाँ पे r/n नहीं बना हुआ, 1/n है, लिमिट भी है, समेशन भी है। तो क्या करिए, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n, डिनोमिनेटर से जो है ना n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए अंदर से, n स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो n की फॉर्म में आएगा, ठीक है। n स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा अपने पास तो ये आएगा n की फॉर्म में, और यहाँ पे बचेगा 1 और r अपॉन n का हो जाएगा स्क्वायर, इसके पास नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जो ये n है ना इसको रख दीजिए इस तरीके से, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन, और ये हो जाएगा r/n अपॉन अंडर रूट 1 प्लस r/n का स्क्वायर। तो ये उस फॉर्म में आ गया, उस फॉर्म में आ गया तो आप इसको रिप्लेस करिए a से b f ऑफ x में, यानी कि जो यहाँ पे दे रखा ये फंक्शन है, इसमें r/n की जगह x आ गया, अंडर रूट 1 प्लस उसकी जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर dx, ये आ गया। अब रही बात लिमिट की,
लिमिट के लिए क्या ए क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n 0, इसके डिनोमिनेटर में n रख के लिमिट लगा देनी है। और b जब निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसके डिनोमिनेटर में n रखना, ऐसे ही करना आपने ये, और ये 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो लिमिट जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए जैसे होता ही है। अब इंटीग्रेशन में हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं, अगर मुझे कोई फंक्शन ऐसा मिल गया जिसका डिफरेंशिएशन वहीं पे हो तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, लेट x इज इक्वल अपना 1 + x² = t, डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 2x dx = dt, x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x dx = 1/2 dt। ये वैल्यू पुट कर दीजिए वहां, लेकिन उससे पहले इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब एट x = 0, ये x की वैल्यू तो है, x = 0 रखोगे आप, तो जहां पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है t, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे कितना आ जाएगा, t = 1। जब x = 2 रखोगे आप तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 4 यहाँ पे रखोगे, और ये कितनी बन जाएगी, 5। तो लिमिट जो है इसकी चेंज हो जाएगी वो भी, और हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 to 5, 1 to 5, ठीक है। और अपने पास फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, 1/x dx की जगह रख दिया आपने 1/2 dt, 1/2 को आगे लेके आइए और ये रहेगा dt, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितने का, इसकी जगह t रख दिया आपने, ये हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करने के लिए 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 t की पावर -1/2 dt, 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन करो 1/2 t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, 1 से लेकर 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कितना होगा 1/2, और वैल्यू रख दीजिए 5 को रखेंगे तो 5 -1/2 + 1 कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 होता है स्क्वायर रूट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को यहाँ पे रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। आंसर इज दिस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या, आपको लिमिट निकालनी है। अगर आप फंक्शन को देखें तो न्यूमरेटर में साइन फंक्शन है, डिनोमिनेटर में आपके पास x² है, दोनों डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। या तो अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखो, डायरेक्ट वैल्यू रखने से ये क्या मिलेगा, 0 रखोगे तो cos 0 1 होता, पाई बचेगा, साइन पाई कितना हो जाएगा 0/0, 0/0 फॉर्म। या तो इसका सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे आसान होगा उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप एक रिजल्ट दिमाग में रखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x, ये कितना होता है 1, तो इससे आसानी से सॉल्व हो जाते क्वेश्चन। जब भी मेरे पास साइन न्यूमरेटर में नीचे डिनोमिनेटर में x या उसकी कुछ पावर है तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो है पाई cos² x, या तो इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कुछ और चेक करो। अब एक प्रॉपर्टी रहती है मेरे पास, sin² + cos² = 1, ये रहती है। तो यहां से cos² = कितना बन जाएगा 1 - sin², तो रखिए जरा, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 sin पाई cos² x की जगह रखिए 1 - sin²x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 sin पाई - पाई sin²x और डिवाइडेड बाय x²। अब देखना यहाँ पे sin पाई - थीटा, अगर आपको पता हो sin पाई - थीटा पर sin थीटा होता, ठीक है। जब भी यहाँ पे n पाई होता तो ये अपना सेम आता, और कौन से क्वाड्रेंट में वो साइन चेक करना, पाई - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता, साइन पॉजिटिव होता, तो ये बनेगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 sin पाई
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करिए यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड करो पाई साइन स्क्वायर एक्स से और मल्टीप्लाई करो पाई साइन स्क्वायर एक्स से, और जो एक्स स्क्वायर है ये इस तरफ शिफ्ट कर दो। इसकी वैल्यू लिमिट जो है ना मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसकी वैल्यू x टेंस टू 0 पर कितना आएगा, 0/0 आता है। एल हॉस्पिटल लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से 1 दे देगा, 1 वैल्यू आ गई इसकी। तो फाइनली जो हमारे पास दिख रहा वो कुछ इस फॉर्म का, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 इंटू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पाई को कॉमन ले लीजिए, और जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं तो 0/0 बन जाती है। उसके लिए हॉस्पिटल का यूज करिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले पावर का होता 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब ये बनता क्या है, साइन x डॉट cos x, साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, पाई लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन एक्स cos x कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x। अब 2x अपॉन 2x साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, पाई इंटू 1, आंसर इज पाई, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देख लेना कैलकुलेशन इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखें अपना, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। 2 रिजल्ट रहते हैं मेरे पास जो कि आपको डायरेक्ट याद रखने। अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड cos x है, ठीक है, मॉड cos x, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल रहते हैं किन पॉइंट्स पर, जिन पर आपके पास 0 होगा cos x, 2n-1 by 2 into पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्योंकि जो ग्राफ होता है ना cos का मॉडुलस का, वो इस तरीके से बन जाता, इस तरीके से, इन पॉइंट्स पर cos 0 देता और इन पॉइंट्स पर नॉट बनते, इस टाइप के शार्प एज, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। और जो sin x होता है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x, उसका मॉड अगर लगा रखा तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होता, किस पर, जहां पर ये 0 होता। इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा, साइन का, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इन पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होते दोनों फंक्शन, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट एलटी में भी cos के बारे में पूछा गया था 2018 वाले में। नेक्स्ट देखो इसी में 2 और रिजल्ट है, इनके सब रिजल्ट cos मॉड x माइनस a और sin मॉड x माइनस a, ये ठीक है। ये जो फंक्शन होता है ना, इवन फंक्शन होता है cos, इसके कारण से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होता ऑल्सो एट a भी, अगर आप a के लिए सोच रहे थे, फॉर ऑल में ही आ गया है, लेकिन a पर भी ये डिफरेंशिएबल होता। ये जो फंक्शन होता है ना, ओनली एट x इक्वल टू a पर नॉट डिफरेंशिएबल होता, तो ये याद रखिए दोनों, ठीक है। तो इन्हीं में से फंक्शन अपने पास। अब अगर देखो आप यहाँ पे जो cos होता है ना, cos फंक्शन, ये क्या होता, डिफरेंशिएबल होता हर एक वैल्यू के लिए, cos के अगर अंदर मॉड है। और इसको हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा, एट x इक्वल टू 0 पर क्या होता, नॉट डिफरेंशिएबल। ये हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो 0 पर भी डिफरेंशिएबल है, और ये x इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सम ऑफ 2 डिफरेंशिएबल एंड नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो उससे ये नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। दूसरा क्या आपके पास, इसको देखिए, cos फिर से डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पर अगर उसके अंदर मॉड है तो,
और ये 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए ये भी नॉट डिफरेंशिएबल आ गया। दोनों का सम क्या हो जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल। इसको देखिए, साइन मॉड एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये एट एक्स इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, और ये भी एट एक्स इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम जो है, अगर दोनों फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो उनका सम नॉट डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल, वो चेक करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे देखना, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को लिखूं मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए, तो साइन मॉड एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स ग्रेटर देन 0 पर मॉड एक्स। अच्छा, मॉड एक्स को अगर आप जानते होंगे तो ये ऐसा होता, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या लिखना पड़ता हमको? माइनस, ताकि वो वैल्यूज को पॉजिटिव कर दे। तो ये साइन एक्स आ जाएगा ये सीधे, और प्लस एक्स भी इस प्रॉपर्टी से पॉजिटिव के लिए। और जब ये नेगेटिव होता ना, नेगेटिव होता तो साइन क्या हो जाएगा? साइन माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। ये बन जाता माइनस साइन एक्स माइनस एक्स, क्योंकि साइन जो है ऑड फंक्शन होता। अब दोनों टाइम डिफरेंशिएशन करो इसका, जब मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करता हूं तो साइन का कॉस एक्स हो जाता और प्लस 1 हो जाता, और 0 पर चेक करेंगे तो डेरिवेटिव 0 पर कितना वैल्यू देता? कॉस 0 प्लस 1, कॉस 0 1 है, 1 2 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है? और जब मैं डेरिवेटिव चेक करता हूं किस पर? लेस देन वाले पॉइंट पर, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स माइनस 1, 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी? माइनस 2। दोनों के डेरिवेटिव, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 0 पर, ये वाला, और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यूज के लिए, यानी कि 0 के लेफ्ट में, इसीलिए नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। आप इन दोनों को ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन देखो, इसका मतलब आंसर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल पूछा ना उसने, डिफरेंशिएबल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आता कैसे वो चेक करो। इसको भी सेम जो अभी की हमने तीसरा वैसे ही करिए। साइन मॉड एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो मॉड एक्स की जगह क्या रखोगे आप? एक्स, क्योंकि पॉजिटिव होता, और मॉड एक्स की जगह आप रखोगे एक्स। और जब x इज लेस देन 0 होगा तब आप क्या रखोगे? यहाँ पे मॉड x की जगह माइनस आता, यानी कि, और माइनस बाहर आ जाएगा साइन के, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन होता, माइनस साइन एक्स। और ये मॉड x कितना हो जाएगा अपने पास? नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में 0 के, तो माइनस माइनस के कितना हो जाएगा? प्लस एक्स। ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए डिफरेंशिएशन करिए पहले टाइम पे, कितना आएगा जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए, तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन? cos x माइनस 1, वैल्यू रख दो, cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 जाएगा 1 माइनस 1 इज 0। और दूसरी टाइम डिफरेंशिएशन करिए, f डैश x माइनस साइन x का कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1, वैल्यू रख दीजिए 0 एट x इक्वल टू 0 पर, cos 0 माइनस 1 प्लस 1, cos 0 1 होता, बाहर से माइनस ही है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 के, लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफरेंशिएबल आया, बराबर आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। तो सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, सम ऑफ टू नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यहां पे आया। सम ऑफ टू नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यहां पे आया। तो अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं है उस पॉइंट पर, तो सम तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो सम मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। एग्जांपल दोनों के लिए सामने। अगला क्वेश्चन देखिए ना, अगला क्वेश्चन है द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। मॉडुलस के अंदर अगर लीनियर है ना तो आप डायरेक्ट उसके रूट फाइंड कर दीजिए। यहां पे देखो ये जो फंक्शन है ना दो तरीके से बना हुआ, इसके अंदर पहले मॉड एक्स है और फिर मॉड एक्स माइनस 1 है। पहले तो ये है ना अपने आप में, फिर ये है। अब जो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है ये, जब मैं यहां पे इसको f बोलता हूं और f1 और इसको f2, तो कंपोजिशन में कैसे बनाऊंगा? f1 f2, यानी कि
f1 ऑफ f2, तो ये बन जाएगा आपके वही आएगा। तो ये जो है ना नॉट डिफरेंशियबल किस पे होता है, x इक्वल टू 0 पर, और ये नॉट डिफरेंशियबल किस पर होता है, जो इसके रूट होंगे। रूट कैसे निकालेंगे, मॉड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। x की वैल्यू क्या रखें हम कि हमेशा पॉजिटिव 1 आए, पहले 1 और फिर -1। तो इसमें मेरे को वैल्यूज कितनी मिल गई जिन पर ये नॉट डिफरेंशियबल है, 3 वैल्यूज, 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन x। मॉड साइन x के बारे में बोला मैंने कि ये नॉट डिफरेंशियबल होता किन पॉइंट्स पर, फॉर ऑल x जो कि क्या होते हैं n पाई, इंटीजर जहां पे n होगा, ठीक है, जिन पर क्या होता है इसका जो ग्राफ होता है ना साइन x का, मॉड करने के बाद वो ऐसे आता इस तरीके से, और ये जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट होते हैं नॉट डिफरेंशियबल पॉइंट, पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशियबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन और ये कांस्टेंट फंक्शन है 1 इज कांस्टेंट फंक्शन जो कि डिफरेंशियबल होता है हर एक वैल्यू के लिए, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियबल फंक्शन है, ये नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन है। सम ऑफ डिफरेंशियबल एंड नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। कितने पॉइंट्स के लिए, इन सारे पॉइंट्स के लिए। तो यहां पे एक ऑप्शन देखो जरा, नॉट डिफरेंशियबल एट इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, ये तो करेक्ट हो चुका। बाकी को देखिए, 1 कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, मॉड साइन x भी कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, देखो यहाँ पे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ये भी कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। एवरीवेयर कंटिन्यूअस होने का मतलब है पूरे r पर कंटिन्यूअस। अगर आपको ये कोई बोलता कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, और डोमेन अगर सबसेट है r की, तो उसको सिर्फ कंटिन्यूअस ही बोलेंगे, एवरीवेयर नहीं। एवरीवेयर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पूरी की पूरी r पर कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस ये बोल रहा है नोवेयर कंटिन्यूअस, तो ये तो गलत हो गया, ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस दोनों। और अगला देखो, डिफरेंशियबल नोवेयर पॉइंट्स, यानी कि किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है, ये ऐसा कह रहा, जबकि हमने पहले देखा कि ये सिर्फ किस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है, n पाई पर, बाकी सब पर डिफरेंशियबल है। तो नोवेयर तो गलत है। अगर ये समवेयर बोलता या इनफाइनाइटली मेनी के लिए बोलता तो वो करेक्ट था। अब बी ऑप्शन देखिए, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ऑब्वियसली कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, मॉड साइन x कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, देन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये और ये दो ऑप्शन इसके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंगनेस चेक करनी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है ना, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना बहुत आसान है। यहां पर देखो जो ये फंक्शन है ना, ये x प्लस 2 e टू द पावर माइनस x का प्रोडक्ट है, ये पॉलिनोमियल है या लीनियर फंक्शन है जो कि एवरीवेयर डिफरेंशियबल होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एवरीवेयर डिफरेंशियबल होता है। दो डिफरेंशियबल फंक्शन का प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिफरेंशियबल। तो डिफरेंशियबिलिटी से जब आप इंक्रीजिंगनेस और डिक्रीजिंगनेस चेक करते हैं, f इज इंक्रीजिंग अगर क्या होगा, f डैश x इज पॉजिटिव, इंक्रीजिंग इसके लिए होगा ये, ठीक है। f इज डिक्रीजिंग जब f डैश जो है नेगेटिव होगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। तो उसके लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे f डैश x, तो u इंटू वी से करोगे, u इंटू वी मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे f डैश x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 2 e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax देखते हो तो a e टू द पावर ax, ये हो जाएगा।
जो x का कोएफिशिएंट होता वो नीचे आ जाता, मतलब मल्टीपल में आ जाता। यहाँ -1 है तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू लीनियर फंक्शन का क्या होता, जो x का कोएफिशिएंट होता, x का इज 1 देन दिस। अब यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले क्या हो, बचा क्या आपके पास, ये माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 और ये बन जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स और ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स, ये होगा। अब देखो जरा यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव कब होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा जब ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस एक्स -1 माइनस एक्स जब पॉजिटिव होगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना उसका दोनों टाइम ग्राफ या तो ऐसे होता जब a 1 से बड़ा हो, या तो ऐसे होता जब a 1 से छोटा हो 0 से बड़ा हो, लेकिन हमेशा ऊपर ही रहता। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज ये पॉजिटिव है तो ओनली क्या चाहिए, अब -1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। एक ऑलवेज पॉजिटिव ऑलरेडी है तो -1 इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स को उस तरफ ले गए, माइनस साइन को हटा दीजिए, माइनस साइन को जब आप हटा देते हैं तो एक्स इज ये हो जाएगा आपके पास 1 इज लेस देन, आपके पास कितना हो जाएगा, बेसिकली ये माइनस साइन को हटाने की जरूरत नहीं है, आपको मिल गया यहाँ पे x इज लेस देन -1, ये मिल गया। अब जब रियल लाइन के ऊपर जाओगे ना आप, रियल लाइन के ऊपर इसको चेक करोगे कि ये क्या है, तो रियल लाइन है अपने पास ये, ठीक है, -1 यहाँ पे है, x इज लेस देन -1 का मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट कहां तक जाता है, -∞, तो -∞ से लेकर -1 तक अपना फंक्शन क्या कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, तो इंक्रीज करेगा। तो जिस ऑप्शन में है वो देखो -1 से -∞ से -1 तक इंक्रीज, डिक्रीजिंग फॉर ऑल ये गलत आ गया क्योंकि इंक्रीज भी कर रहा है कुछ पॉइंट पे, डिक्रीजिंग माइनस ये गलत है, डिक्रीजिंग ये भी, ये इसको अभी रखिए, इंक्रीजिंग बोल रखा है यहां से यहां तक, तो ये तो करेक्ट है। सी ऑप्शन में देखना मेरे को, डी भी गलत है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल बोल रहा है जबकि इंक्रीजिंग सिर्फ इतने पे है। अब मेरे पास जो ये है ना e टू द पावर, बेसिकली e टू द पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये जो आ रखा ये चाहिए मुझे, अब बाकी को हटाइए। अब मुझे डिक्रीजिंग के लिए चेक करना, डिक्रीजिंग कब होगा, जब ये लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ऑलवेज, तो नेगेटिव किसको होना पड़ेगा फिर से इसको, तो -1 इज लेस देन x, ये आ गया आपके पास। रियल लाइन पे जाइए तो x क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब राइट साइड, और ये +∞ तक जाएगा। तो जब x मेरा -1 से लेकर +∞ तक आएगा तब आप कहेंगे कि अपना f जो है वो डिक्रीज कर रहा, क्योंकि उस समय नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फ्रॉम -1 टू ∞ एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम -∞ टू -1। तो इस टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे।